नमस्ते। कुछ लोग कई बार ऐसी दलील देते हैं कि अगर दुनिया के सभी लोग वीगन बन जाएं या वेजिटेरियन बन जाएं, अगर दुनिया के सभी लोग सिर्फ पौध आधारित भोजन ही खाएं, तो हम दुनिया की इस बड़ी मानव आबादी का पेट नहीं भर पाएंगे। वो कहते हैं कि इसलिए मांसाहार आज बेहद आवश्यक है, ताकि हम कुछ लोगों को पौधों के अलावा जानवरों को भी खिलाकर उनका पेट भर सकें। इसके साथ ही साथ कुछ लोग यह भी दलील देते हैं कि मानव की प्रकृति जो है वो मांसाहार करने की है, शाकाहार की नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि इन दोनों दलीलों में कितना सच है, कितना झूठ है। पहले हम पहली दलील को उठाते हैं कि अगर धरती के सभी लोग, सभी इंसान, 8 अरब लोग अगर वीगन बन जाएं, मतलब सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट, सिर्फ पौध आधारित भोजन, फल, सब्जी, अनाज, दालों का सेवन करने लगे, तो क्या हम धरती के सभी इंसानों का पेट भर पाएंगे या फिर उनमें से कुछ भूखे बच जाएंगे? तो अगर हम वर्तमान को देखें, वर्तमान में बड़ी मानव आबादी मांसाहार करती है और इस समय यूएन के एफएओ, जो यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो बताता है कि करीब 70 से 80 करोड़ लोग पूरी धरती पर इस समय काफी अधिक कुपोषण का शिकार है। उनको प्रतिदिन पर्याप्त खाने में भोजन नहीं मिलता है। अब हम लोग एक बार आंकड़े देखें कि धरती पर इस समय हमारे पास इंसान की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 8 अरब इंसान है और यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ही हम लोग हर साल धरती पर 72 अरब से ज्यादा कुछ प्रजातियों के स्थलीय जानवरों को, जिनको हम फार्म के पशु कहते हैं, उनको जबरदस्ती पैदा कराते हैं और मारते हैं। 72 अरब से ज्यादा। और मैं सिर्फ स्थलीय जानवरों की बात कर रहा हूं, जलीय मछलियों की बात नहीं कर रहा हूं। इन स्थलीय जानवरों में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर और ऐसी कुछ और प्रजातियां हैं। अपनी जनसंख्या से 9 से 10 गुना ज्यादा जानवर हर साल हम अपने मांस की, दूध की, अंडा की और ऐसे कुछ और पशु उत्पादों की मांग के लिए पैदा कराते हैं और उनको मारते हैं। हम धरती पर 72 अरब से ज्यादा इन जानवरों का पेट भर लेते हैं, पर हमारे पास 80 करोड़ लोगों को उनका पेट भरने के लिए अनाज नहीं है। वो भुखमरी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे? ये जो 72 अरब से ज्यादा जानवर हम हर साल पैदा कराते हैं, ये क्या हवा पी के जिंदा रहते हैं? नहीं, इनको भी खाना चाहिए, इनको भी रहने के लिए जगह चाहिए, इनके खाने को उगाने के लिए भी जमीन चाहिए। ये हवा पी के जिंदा नहीं रहते हैं। और इनमें से कई जानवर जैसे गाय, भैंस, सुअर, इनको हमसे भी ज्यादा खाना चाहिए। तो इतना ज्यादा खाना, 72 अरब जानवरों का पेट भरने भर का खाना कहां से आ रहा है? आइए एक बार आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ही धरती पर इस समय जितनी कृषि योग्य भूमि का आज हम इंसान उपयोग कर रहे हैं, उसका 77% हिस्सा आज हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन 72 अरब जानवरों का पेट भरने के लिए, उनको रखने के लिए। अगर धरती की हम प्रमुख फसलों की बात करें, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, उसमें से 90% से ज्यादा मक्का, 70% से ज्यादा सोयाबीन जो दुनिया भर में उगाया जाता है, यह सीधे खिलाया जाता है जानवरों को। भारत में कम ऐसा होता है, पर पश्चिमी देशों में अधिकांश खेती तो इसीलिए की जाती है कि उसको करके बड़े पैमाने पर मक्का, सोयाबीन उगाकर उसको खिलाएंगे फार्म के पशुओं को, फिर उनका मांस, उनका दूध खाएंगे। भारत में भी होता है, पर भारत में थोड़ा सा ही कम है। तो इस तरीके से अधिकांश मक्का और सोयाबीन तो हम सीधे जानवरों को खिला रहे हैं। अब बचा चावल, गेहूं, तो ये अधिकांश ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा काफी हद तक और अलग अलग तरह की दालें भी जो हैं, वो भी कई बार पशु आहार, पोल्ट्री फीड में मिलाई जाती हैं। जो लोग पशुपालन करते हैं, घरों में जानवर रखते हैं, वो अक्सर चोकर के साथ चूरी खरीदते हैं। चूरी क्या है? दालों का ही छोटा छोटा टुकड़ा है, जिसको चोकर के साथ मिलाकर जानवरों को दिया जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हरे चारे का उत्पादन किया जाता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग तरह की फसलें, कई बार बाजरा बोया जाता है,
लहर्रा बोया जाता है, और चरी बरसीम, ऐसी तमाम फसलें जो है, नेपियर ग्रास, ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्रीन फॉडर के लिए हम लोग उनको उगाते हैं। इसके अलावा धरती पर बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनों का इस्तेमाल ऐसे फार्म के पशुओं की ग्रेजिंग के लिए भी किया जाता है, चारागाह के रूप में किया जाता है। और इस तरीके से धरती पर 77% कुल कृषि भूमि का इस्तेमाल आज हम लोग अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन के लिए कर रहे हैं। एक ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर है, प्रोफेसर पूरे, उनकी तो रिसर्च कहती है कि यह आंकड़ा 83% है। हम कुल कृषि भूमि का 83% हिस्सा आज पशुपालन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो धरती की अधिकांश कृषि भूमि का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? उन जानवरों का पेट भरने के लिए, 72 अरब जानवरों का, और उनका पेट भर के भी उनके ऊपर एहसान नहीं करते हैं, उनको नर्क जैसी दशा में रख के बाद में मार देते हैं। और फिर बची हुई 23% जमीन, मैं सिर्फ संयुक्त राष्ट्र का ही आंकड़ा लेता हूं, तो बची 23% जमीन में धरती के अरबों लोगों का पेट भरा जाता है। एक और आंकड़ा मैं लेता हूं कि धरती के सभी इंसानों की अगर हम प्रोटीन की और कैलोरी की डिमांड की बात करें तो कौन सा भोजन कितना कैलोरी और कितना प्रोटीन दे रहा है, तो सेम यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ही धरती के सभी इंसानों की कुल प्रोटीन की आवश्यकता का सिर्फ 37% हिस्सा पशु उत्पादों से पूरा हो रहा है। मांस, डेयरी उत्पाद, अंडा और मछली से सिर्फ 37%। आज भी 63% धरती के सभी इंसानों की जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति पौध आधारित भोजन, दालें, अनाज, फल और सब्जियों से पूरी होती है। अगर हम कैलोरी की बात करें तो धरती के सभी इंसानों की कैलोरी की जो डिमांड है उसका 82% जो है वो आज पौध आधारित भोजन से ही पूरा हो रहा है, फल, सब्जी, अनाज और दालों से। सिर्फ 18% जो कैलोरी की डिमांड है वो पशु उत्पादों से पूरी हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बचपन में ही अपनी साइंस के बुक में एक बात पढ़ी थी कि हमारे धरती की जो खाद्य श्रृंखला है उसमें जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो सूरज है। पौधे इस खाद्य श्रृंखला में उत्पादक हैं और सभी जानवर उपभोक्ता हैं, उसमें प्राथमिक उपभोक्ता भी हैं, द्वितीयक उपभोक्ता भी हैं। अब पेड़ पौधे जो हैं ये सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करके फूड का जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनका उत्पादन करते हैं। प्रोड्यूसर्स से, पेड़ पौधों से जब ऊर्जा आती है प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राथमिक उपभोक्ताओं में, तो वो 10 गुना कम हो जाती है। और जब प्राथमिक उपभोक्ताओं से ऊर्जा जाती है द्वितीयक उपभोक्ताओं में तो वो उससे 10 गुना और कम हो जाती है। मतलब प्रोड्यूसर से जो ऊर्जा है वो 100 गुना कम पहुंचती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। ये जो ऊर्जा का प्रवाह है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, समझिए हम उतना ज्यादा लैंड का यूज कर रहे हैं, समझिए उतना ज्यादा हम पानी का यूज कर रहे हैं, समझिए हम उतना ज्यादा अलग अलग तरह के रिसोर्सेस का यूज धरती पर कर रहे हैं। क्योंकि जो पौध आधारित भोजन है उसको उगाने में कम जमीन लगती है। हमें गेहूं उगाना है तो उतनी ही जमीन में उगाना पड़ेगा जितने में गेहूं लगेगा। लेकिन अगर हम जानवर रखेंगे, चाहे मांस के लिए, दूध के लिए, अंडे के लिए, तो उसको जो हमें खाना खिलाना है, जो कई महीनों तक, कई सालों तक खिलाना है, उसके लिए कितना ज्यादा लैंड का यूज हमें करना पड़ता है बार बार। तब जाकर वो जानवर बड़ा होता है, तब वो जानवर बाद में मारा जाता है, उसका मांस खाते हैं या फिर उसका दूध प्राप्त करते हैं या अंडा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम जब मांस का प्रयोग करते हैं, जब मांस की मांग करते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा जानवर पैदा कराने पड़ते हैं। ज्यादा जानवरों के लिए हमें और ज्यादा कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो मांस के उत्पादन में कहीं ज्यादा लैंड का यूज होता है, कहीं ज्यादा पानी लगता है। ऐसी तमाम रिसर्चेस हैं, आप लोग खुद गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम किस मांस के उत्पादन में कितना जमीन लगती है, कितना अनाज व्यय होता है, कितना पानी लगता है। अगर हम लोग इसको सही तरीके से देखें तो पौध आधारित भोजन उगाने से कई गुना ज्यादा लैंड, वाटर और तमाम चीजों का यूज मांस के उत्पादन में होता है। कहीं ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो मांस, डेयरी, अंडा, इन तमाम चीजों के उत्पादन में होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग वर्तमान स्थिति को देखें तो मांसाहार ही आज भुखमरी की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि 72 अरब जानवरों का पेट भरने के लिए हमारे पास खाना है, पर 80 करोड़ लोगों का, इंसानों का पेट भरने के लिए हमारे पास खाना नहीं है। वो भुखमरी का सामना कर रहे हैं। हंगर इंडेक्स
के आंकड़े आप सभी देखते होंगे। एक वेल फेड रिपोर्ट आती है लगभग हर साल, दूसरे साल, तीसरे साल शायद। ये आप लोग वेल फेड करके सर्च करेंगे गूगल पर, आपको मिल जाएगा। दुनिया भर में भूखमरी का जो आंकड़ा है, वर्ल्ड हंगर का आंकड़ा है, या फिर जो मल न्यूट्रिशन का आंकड़ा है, उसको वो पेश करते हैं। वेल फेड की रिपोर्ट ही कहती है कि धरती का हर आदमी अगर एक अमेरिकी की तरह मांस और डेयरी का उपभोग करने लगे तो हमें इतने ज्यादा जानवर पैदा करने पड़ेंगे कि उन सबका पेट भरने के लिए हमको 5 धरती चाहिए होगी। इतना ज्यादा अनाज उगाने के लिए कि उतने जानवरों को खिलाएं, फिर उतने जानवरों का मांस, दूध, अंडा और फिर मछली, ये तमाम चीजें हम धरती के सभी इंसानों को खिलाकर उनका पेट भर पाए। और अगर धरती का हर आदमी सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट ले, सिर्फ दालें, अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करें, तो हमें कम जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग वर्तमान में जितना कृषि योग्य भूमि का उपयोग कर रहे हैं उसमें से अफ्रीकी महाद्वीप के बराबर जमीन जो है वो हमारे पास खाली बच जाएगी, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड के प्रोडक्शन में कम जमीन लगती है। और सोचिए, अगर धरती का सभी आदमी सिर्फ पौधा आधारित भोजन करे, अफ्रीकी महाद्वीप के बराबर हम कृषि योग्य भूमि को बचा लें, तो कितना आसानी से हम लोग ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग की तरफ मुड़ सकते हैं। ज्यादा उत्पादन के लालच में जो हम लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं उसको कितना आसानी से हम लोग छोड़ सकते हैं, और उसके बावजूद हमारे पास जमीनें बच जाएंगी जिसको वापस हम लोग जंगलों में बदल के वापस वन्य जीवों को, प्रकृति को लौटा सकते हैं। वर्तमान में जंगलों के काटे जाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो बढ़ता हुआ पशुपालन ही है। सबसे ज्यादा जंगल काटे जा रहे हैं कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए, और कृषि योग्य भूमि बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि हम अधिकांश कृषि योग्य भूमि का प्रयोग आज पशुपालन के लिए ही कर रहे हैं। बढ़ इसलिए रही है क्योंकि ज्यादा मांस, ज्यादा दूध, ज्यादा अंडे की डिमांड पूरी करने के लिए ज्यादा जानवर पैदा कराए जा रहे हैं, और ज्यादा जानवरों के लिए ज्यादा खेत की आवश्यकता पड़ रही है। उदाहरण के तौर पर अमेजन के वर्षावन, जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता था, धरती का फेफड़ा, क्योंकि हर साल इतनी ज्यादा ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते थे और इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ये सोखते थे कि ये धरती के फेफड़े की तरह काम करते थे। और अभी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये फेफड़े बेकार हो चुके हैं। इस समय अमेजन के जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे ज्यादा इमिट कर रहे हैं। आप जानते हैं कैसे हुआ? अमेजन का अधिकांश हिस्सा पड़ता है ब्राजील में। ब्राजील दुनिया का नंबर 1 बीफ निर्यातक है। कैसे बना? बड़े पैमाने पर अमेजन के जंगलों को काटा गया। सबसे ज्यादा अमेजन के जंगलों को काटा गया है वहां पर मक्का और सोयाबीन उगाने के लिए। बड़े बड़े वहां पर फार्म बनाए गए हैं गाय के, सुअर के। वो मक्का, सोयाबीन उनको खिलाते हैं, फिर उनका मांस, उनके डेयरी के उत्पाद, पोर्क, ये तमाम चीजें, बीफ, ये तमाम चीजें वो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। और इस वजह से ब्राजील दुनिया का नंबर 1 बीफ निर्यातक है। ब्राजील की सरकार ओपनली लोगों से कहती है जंगल काटो, बीफ का उत्पादन करो। तो ये सिर्फ अमेजन के जंगलों की बात है। अगर हम भारतीय जंगलों की भी बात करें, आप जंगलों में जाइए, सोचेंगे आपको वाइल्ड लाइफ दिखेगा, पर वहां पर आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी चरते हुए दिख जाएंगे। जितने बड़ी संख्या में जानवर जिनको हम दूध के लिए, मांस के लिए पैदा कराते हैं, ये ग्रेजिंग एनिमल्स चारों ओर हर नन्हे उग रहे पौधे को चरते रहते हैं, उसको बड़ा होकर पेड़ नहीं बनने देते हैं। और पुराने जो पेड़ हैं वो या तो काटे जा रहे हैं या तो खुद ही नष्ट हो रहे हैं। तो ये कारण है कि पुराने पेड़ तो नष्ट हो रहे हैं पर नए पौधे, पेड़ नहीं बन पा रहे हैं। हरियाली के घटने का सबसे बड़ा कारण है। अपने भारत में भी जो हम सोयाबीन का उत्पादन कर रहे हैं सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का अधिकांश सोयाबीन जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप के जानवरों को खिलाने के लिए। हम लोग जो तमाम करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में हर साल पेड़ लगाते हैं, अधिकांश पेड़ कौन खाता है? यही मांस और डेयरी के ग्रेजिंग एनिमल्स। तो कुल मिलाकर जंगलों के कटने का, हरियाली के घटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये वर्तमान पशुपालन। तो ये सिर्फ एक मिथ्या बात है, एक मिथक है कि धरती के अगर सभी लोग प्लांट बेस्ड डाइट सिर्फ लेने लगे तो हम सबका पेट नहीं भर पाएंगे। जो भी लोग ये बात कहते हैं उनको ना तो आंकड़ों का पता है, ना तो जो वर्तमान स्थिति है उसका पता है। उन्होंने कभी भी कोई पढ़ाई नहीं की, कोई रिसर्च नहीं की इस विषय पर, इसलिए वो वैसा बोलते हैं। तो उनको इस विषय में और जानना समझना चाहिए। बेशक उनकी जो ये मिथक है वो दूर हो जाएंगे। दूसरा, क्या मनुष्य जो है वह प्राकृतिक रूप से एक मांसाहारी प्राणी है? क्या इसमें कोई सच्चाई है इस बात में? एक बार हम लोग देखें, अपने हाथ ही देख लें। जो मांसाहारी प्राणी है
उनको शिकार करना होता है। उनको भगवान ने चाकू छुरी देकर तो भेजा नहीं है। तो उनके पास लंबे लंबे नाखून होते हैं, उनके पास निकले हुए दांत होते हैं, लंबे कैराइंस, ताकि वो एक जानवर के ऊपर का जो खाल है उसको फाड़ सके और फिर उस मांस को खा सके। पहली बात। दूसरा, जो मांसाहारी जानवर होते हैं या सर्वाहारी जानवर होते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती हैं, वो छोटी होती हैं, क्योंकि अगर लंबी आंत उनकी होगी तो उसमें मांस जाएगा तो देर तक रहेगा, कच्चा मांस, तो वहां पर इंफेक्शन हो सकता है। इस कारण से जितने भी मांसाहारी या सर्वाहारी प्राणी हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं। अगर हम इंसानों को देखें तो इंसानों की आंतें बाकी सारे शाकाहारी प्राणियों की तरह बहुत लंबी हैं। करीब 30-30 फीट तक लंबी हमारी आंतें होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जो रोल रोल करके अंदर पैक होती हैं। तो सभी हार्बीवोर एनिमल्स की तरह ही हमारी आंतें भी लंबी हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट ही खाएं और वो ज्यादा समय तक हमारी आंतों में रहेगा तो वहां से इंफेक्शन नहीं होगा। इंसानों में पिछले कई सौ सालों में हमारी खान पान की आदतों में, हमारी जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन देखा गया है। अब हमारे शरीर में छोटी आंत है, उसके बाद बड़ी आंत है। बड़ी आंत बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो बड़ी आंत के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया जिसमें से कुछ उन प्लांट सेल्स को तोड़ने में मदद करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग जो बोलते हैं फर्मेंटेशन, वो तमाम बैक्टीरिया इस तरीके से प्लांट्स की जो सेल वॉल्स है, जो भी हम प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, उसको तोड़ते हैं। फिर वहां से ऊर्जा का अवशोषण जो है वो हमारे शरीर में होता है। यही नहीं, कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी उत्पादन वो बड़ी आंत के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जिनको गट बैक्टीरिया हम बोलते हैं, वो करते हैं। जैसे विटामिन B12 है, विटामिन K है, और वहां से वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होनी चाहिए। लेकिन आज अधिकांश इंसान जो है, क्योंकि पिछले कई सौ सालों में हमारी आदतें, हमारी जीवन शैली, हमारी खान पान की जो आदतें हैं वो परिवर्तित हुई हैं, उस कारण से अधिकांश इंसानों में बड़ी आंत से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कम हुआ है। कई बार जो बैक्टीरिया है बड़ी आंत वाली, वो भी सारे के सारे मारे जाते हैं जब हम दूषित खाना खाते हैं, कीटनाशक वाला, एंटीबायोटिक्स बहुत सारी ले लेते हैं। तो इस तरीके से बड़ी आंतों से उन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कम होता है। मतलब बड़ी आंतों से कैलोरी का या फिर ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत सारे इंसानों में देखा गया है कि उसमें कमी आई है। इसका एक कारण और है कि इंसानों ने पिछले कई सौ सालों में एनिमल बेस्ड जो खाना है, मांस है, दूध है, अंडा है, मछली है, उस पर अपनी निर्भरता बढ़ाई थी। इस कारण से वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बड़ी आंत को प्रोड्यूस करना चाहिए, वो न्यूट्रिएंट वो प्राप्त कर लेते थे पहले ही दूसरे जानवरों से। वो जानवर जो अपनी बड़ी आंत में उस न्यूट्रिएंट को बनाया है, उसके मांस, उसके दूध, उसके अंडा, उसकी मछली, उन चीज़ों से वो पहले ही प्राप्त कर लेते थे। तो वो हमारी जो छोटी आंत है उसमें पहले ही एब्जॉर्ब हो जाती बॉडी में। फिर बॉडी को जब उसकी आवश्यकता ना पड़ती तो बड़ी आंत में उन न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन हमारी बॉडी को ना करना पड़ता। तो चूंकि बड़ी आंत का प्रयोग धीरे धीरे हमने इस तरीके से कम किया, खत्म किया, और इस कारण से भी बड़ी आंत में आज न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा कमी आई है। जैसे हमने पूंछ का इस्तेमाल बंद किया तो हमारी पूंछ गायब हो गई। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि आज जो है अधिकांश इंसान कई बार बड़ी आंत से अपने न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन नेचुरली वो बड़ी आंत हमारे शरीर में इसीलिए है। नेचुरली लंबे समय से अन्य हार्बीवोर एनिमल्स की तरह हम उस बड़ी आंत का प्रयोग करते थे, ताकि हम इस तरीके से जो प्लांट के जो हमारे आहार हैं उनसे हम ऊर्जा भी प्राप्त कर सकें, उनसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी प्राप्त कर सकें। अगर हम लोग मांसाहारी या सर्वाहारी प्राणियों को देखें, टेम्परेचर कंट्रोल करने का उनका क्या तरीका है, तो आप कुत्ते को देख लीजिए जो सर्वाहारी है। वो टेम्परेचर अपनी बॉडी का कैसे कंट्रोल करता है? जीभ बाहर निकालकर। कार्निवोर एनिमल बिल्ली, वो अपना टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करती है? अपने जीभ को बाहर निकालकर। जो हार्बीवोर एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं शरीर से पसीना निकालकर। आप तमाम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसकी तुलना अपने आप से कर सकते हैं। तो हमारी ये प्रकृति भी जो है वो हार्बीवोर एनिमल से मिलती है। जो शाकाहारी प्राणी हैं, जो हार्बीवोर एनिमल्स हैं, वो पानी में मुंह लगाकर पानी पीते हैं। और जो कार्निवोर और ओमनिवोर एनिमल्स हैं, उदाहरण के तौर पर कुत्ता और बिल्ली, वो पानी को चाट चाट कर पीते हैं।
जीभ से, आपने देखा होगा। इसके अलावा अगर पाचन की बात करें, हार्बीवोर एनिमल्स अपना आधा पाचन मुंह में खाने को चबा चबा कर करते हैं। कार्निवोर और ओमनिवोर एनिमल्स अपना अधिकांश पाचन उनके पेट में एसिड से होता है, वो खाने को चबाते नहीं हैं, वो अधिकांश खाना जो है वो सीधा निकल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप तुलना करें तो हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो एनाटॉमी है, वो हार्बीवोर एनिमल से ज़्यादा मिलती है। इस पिक्चर में भी आप जो जबड़े का जो स्ट्रक्चर है उससे देख सकते हैं कि हम इंसानों का जो जबड़ा है वो किन प्राणियों से, किस तरह के प्राणियों से ज़्यादा मिलता जुलता है। और बाकी विज्ञान में एक बात तो हमने पढ़ी ही है कि हम एक प्राइमेट हैं, हम बंदरों के वंश से हैं, उन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। बंदर मुख्यतः जो है वो पेड़ों पर रहने वाले प्राणी हैं और मुख्यतः बंदर जो है वो फलाहार करते थे। तो हम अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, बंदरों की कैटेगरी में रखते हैं या कुत्तों के या बिल्ली के, ये हमको खुद सोचना होगा। अतीत में कई बार ऐसी जगह पर, कुछ जगह पर ऐसी परिस्थितियां आई जहां पर लोगों ने फिर शिकार करना शुरू किया, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी प्रकृति ही शिकारी जानवर की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कई सौ सालों में जो परिवर्तन हमने किया है अपनी आदतों में, जीवन शैली में, उस कारण से बहुत से परिवर्तन हमारे शरीर में भी आए हैं। तो आज बहुत सारे लोग फिर एक लंबा तर्क देते हैं कि नहीं भाई हम लोग मांस भी खा सकते हैं, नहीं भाई हम लोग मछली भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर अगर हम सही तरीके से देखें तो हम ज़्यादा, हमारा शरीर जो है सपोर्ट करता है प्लांट बेस्ड डाइट को, और बाकी जो चीज़ें हम खा भी ले रहे हैं वो हमारी लंबे समय की आदतों का परिणाम है। बाकी एक और चीज़ को अगर हम देखें, अपनी जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो हमारा मन है, जब हम एक सब्जी के मार्केट से गुजरते हैं, हम एक फलों से लदे हुए पेड़ के पास से गुजरते हैं या फल के बाजार से हम गुजरते हैं, तो हमारा मन कैसा होता है? हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा मन करता है कि हम उस फल को खा लें। लेकिन जब हम एक एनिमल फार्म के अंदर जाते हैं, पोल्ट्री फार्म के अंदर या एक डेयरी फार्म के अंदर या जानवरों के बीच में जाते हैं, तो क्या हमारा मन उसी तरीके से करता है जैसे फलों को देखकर करता है? क्या हमारे मुंह में पानी आ जाता है? क्या उसकी स्मेल हमको अच्छी लगती है? क्या हमारी लार टपकने लगती है? नहीं, हमको जो फल है, जो पेड़ पौधे हैं, वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वही प्राकृतिक तौर पर हमारा भोजन है। जबकि ये जो चीज़ें हैं, पशु आधारित उत्पाद हैं या कत्ल खाने हैं या पशुओं के फार्म हैं, वो हमको अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो हमारा भोजन ही नहीं है। हम वहां पर अपनी नाक बंद कर लेते हैं, हम उस बदबू को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुत्ता तो अपनी नाक नहीं बंद करता है जब एक सड़े हुए जानवर को वो खाता है। शेर तो अपनी नाक नहीं बंद करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रकृति है, उसको वो चीजें गंदी नहीं लगती हैं, हमको लगती हैं क्योंकि हमारी प्रकृति क्या है? फल, सब्जी और दूसरे प्लांट बेस्ड खाने। तो आज फिर भी ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी जीवन शैली चुनते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर धरती का हर आदमी सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट लेने लगे तो वो उसके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा, वो उसके शरीर के लिए भी अच्छा होगा, उसके इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, बीमारियों से लड़ने में उसको ज़्यादा सक्षम बनाएगा और हम धरती के सभी इंसानों का पेट भर पाएंगे, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ पाएंगे, हम जंगल कटने से बचा पाएंगे, पूरी धरती का भला होगा, इंसानों का भला होगा और उन बेचारे प्राणियों का भी भला होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट में ज़रूर पूछें। और धन्यवाद तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि धन्यवाद भी कमेंट में आप ही को देना है इन जानकारियों के बदले।